हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ सैलिएंट फीचर्स, कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स आते हैं और उनमें एक एक सैलिएंट फीचर के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट है। इसमें जब ये फ्रेम हुआ था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल में बटा हुआ था। और आज के टाइम में लगभग इसमें 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने का 4 रीज़न बताया गया है। तो सबसे पहला है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर, तीसरा है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, और चौथा है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी था। तो इस कारण से भी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है। तो चलिए सेकेंड फीचर्स देखते हैं। तो सेकंड सैलिएंट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया और फ्रेम किया गया है। जैसे कि कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अदर कंट्रीज से लिया गया है। तो सबसे पहला फीचर जो है स्ट्रक्चरल पार्ट, वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिजेम्बलेंस खाता है और सेम है। फिलोसॉफिकल पार्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पॉलिटिकल पार्ट देखने को मिला है, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से देखने को मिला है। तो थर्ड सैलिएंट फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल साथ ही साथ है। कुछ प्रोविज़न जो हमारे हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अमेंड होते हैं और कुछ बहुत ही ईजिली बाय सिंपल मेजॉरिटी भी अमेंड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 में प्रोविज़न दिया गया है, कौन से प्रोविज़न कैसे अमेंड होंगे, प्रोसेस पूरा डिटेल में तो आप आर्टिकल 368 रेफर कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो हम लोग देख सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन हमारा यूनिटरी के तरफ, सेंट्रल के तरफ ज़्यादा ही झुकाव है। बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्वाज़ाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सेंट्रल इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रोल प्ले करता है और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी, ये सारा फैक्टर्स है जो कि ये प्रूव करता है कि हमारा जो फॉर्म है फेडरल सिस्टम का वो एक यूनिटरी बायस के साथ है। तो फिफ्थ सैलिएंट फीचर देखते हैं। फिफ्थ सैलिएंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया है वो ब्रिटिशर्स से लिया है। ब्रिटिशर्स से लेने का हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट करने का रीज़न था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म स्मूथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, इसमें स्मूथ डिसीजन लिया जा सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो देखा जाता है वो एक प्रिंसिपल पे बेस होता है, कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें ये देखा जाता है कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है दोनों ऑर्गन के बीच में। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सेपरेट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म में दोनों का रोल जो होता है वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। और जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, लेकिन दो फंडामेंटल डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। पहला फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलग है कि वो इंडियन पार्लियामेंट कोई सोवरेन बॉडी नहीं है, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया का जो स्टेट हेड होता है वो एक इलेक्टेड हेड होता है और वहीं ब्रिटिशर्स का वो हेरिडाइटरी होता है, वो एक मोनार्क होता है। तो ये दो डिफरेंस है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल
सुप्रीमेसी। जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है हमने वो ब्रिटिशर से लिया है, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एज उठाया है। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का रोल बहुत ही वाइड है, लेकिन इंडिया में बहुत ही नैरो है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस के बारे में बात किया गया है, वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी देखते हैं, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ब्रिटेन से उठाया गया, लेकिन दोनों का हमारा एक मिक्सचर है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे भी अगर कोई भी एक्ट जो होता है पार्लियामेंट के द्वारा वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको जुडिशरी डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 7th पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। 7th फीचर जो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारा जुडिशरी है सेंट्रल और स्टेट लॉ देखने के लिए एक ही है, सिंगल बॉडी है, वन बॉडी है। यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर चलता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड होता है और लोअर लेवल पे भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं। तो हमारा एक जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, चाहे वो यूनियन का लॉ हो या स्टेट का लॉ हो, दोनों को एक ही जुडिशरी देखती है। अमेरिका में होता है कि फेडरल लॉ जो होता है वो फेडरल कोर्ट ही देख सकती है। तो 8वां फीचर देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया था। तो इस कारण से फंडामेंटल राइट की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 32 तक ये चलता है। आर्टिकल 32 में हमें बताया गया रेमेडी के बारे में। आर्टिकल 226 के अंदर भी हम लोग एक फंडामेंटल राइट हमारा कभी भी वॉयलेट होता है तो हम लोग रिट पिटिशन के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमें फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट्स हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी स्टेट को बताता है कि स्टेट का एक्शन क्या होना चाहिए। फंडामेंटल राइट जहां स्टेट को निगेटिवली एक्ट करने को बोलता है, वहीं फंडामेंटल राइट एक पॉजिटिव एक्ट बोलता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, एक अच्छे स्टेट को क्या फॉलो करना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट का आइडिया सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के थॉट पे बेस्ड है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मिनर्वा मिल्स केस में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दूसरे को इन्फोर्स करवाना है तो दोनों को साथ में इन्फोर्स करवाना होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी को इन्फोर्स करवा सकता है। फंडामेंटल राइट के थ्रू डीपीएसपी को हम लोग इन्फोर्स करवाते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी बताई गई कि एक सिटीजन से क्या एक्सपेक्ट करती है स्टेट। तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एक सिटीजन को करना चाहिए ये बताती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं था, ये आफ्टर सम टाइम 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आया। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आर्टिकल 51A में दिया गया और पार्ट 4A इसके लिए स्पेशली बनाया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर स्टेट। हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है। इसका मतलब है कि स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्युलर स्टेट जो हमारा सेक्युलर वर्ड है वो भी 42nd अमेंडमेंट से ही जुड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी पहले से नहीं हुआ करता था। प्रियम्बल में इसे जोड़ने के पीछे बहुत जो मकसद था वो क्लियर था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का भावना दिखती है, लेकिन ये एक्सप्रेसली कहीं लिखा नहीं गया था और इसी को दर्शाने के लिए सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में। और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में बहुत अंतर है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म होता है कि स्टेट कभी भी कोई भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स। वहीं इंडियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है उसमें है कि स्टेट कैन इंटरफेयर
और वो इक्वल ट्रीट करेगी हर एक रिलीजन को। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे केस में स्टेट ने इंटरफेयर किया, जैसे ट्रिपल तलाक का जो फेमस केस है। फिर सबरीमाला केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। तो जहाँ पे भी अगर कोई भी रिलीजियस अफेयर्स जो फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो उसमें भी हमारा स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया कि हर एक इंडिविजुअल जो 18 क्रॉस कर चुका है, 18 ईयर्स, वो वोट दे सकता है। ये 18 ईयर्स का प्रावधान जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1988 में। उससे पहले 21 ईयर्स हुआ करता था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज किया गया। सिंगल सिटीजनशिप। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक ही सिंगल सिटीजनशिप ग्रांट करता है। वो यूएस की तरह एक स्टेट सिटीजनशिप और एक सेंट्रल लेवल सिटीजनशिप नहीं ग्रांट करता है। हमारे पास अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजनशिप लेता है तो सिर्फ वो इंडिया का ही सिटीजन कहलाएगा। अगर वो किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो वो फिर वहाँ का सिटीजन ही हो जाता है, इंडिया से वो सीज कर जाता है सिटीजन होने से। जैसे हम लोग देख सकते हैं अक्षय कुमार का केस। अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया तो भारत का उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाया गया, जिनके बारे में जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रावधान दिए गए, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रावधान दिए गए। तो ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडी का जो गठन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बनाता है क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल्ड प्रोविज़न लिखा है हर चीज़ के बारे में। हमने ये लिखा है कि कैसे लोग इलेक्ट होंगे, कैसे होना है उनका प्रोसीजर। तो एक एक प्रावधान जो है दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ही डिटेल में है। इस कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे वॉर टाइम में आर्टिकल 352 कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी होती है तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो जो इमरजेंसी होती है वो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों के प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेसिफिकली 352 आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में दिया गया है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है। तो ये सारे प्रोविज़न 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि। और जो इमरजेंसी का पीरियड होता है, इमरजेंसी कैसे लगेगी, इमरजेंसी में कौन से फंडामेंटल राइट एक्टिव रहेंगे और कौन से सस्पेंड हो जाएंगे, ये सेंट्रल को डिसाइड करने का पावर दिया गया। और सेंट्रल को लगता है कि स्टेट मशीनरी फेल होने वाली है तो वो 365 के आर्टिकल 365 के अंडर भी ये डायरेक्शन दे सकता है। तो आगे बढ़ते 3 टायर गवर्नमेंट। तो हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया। एक तो सबसे पहला यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और जो आखिरी है वो म्युनिसिपल लेवल पे है। और ये जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू 3rd टायर गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। 3rd टायर गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज, पंचायत आते, अगर गांव है, और शहर है तो म्युनिसिपल, अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपैलिटीज होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फिलॉसफी है वो खुद का नहीं है। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों से बोरोड है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे भी एक फ़िलॉसफी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही सेलेक्टिवली उठाया कि हमें कौन से प्रोविज़न चाहिए। हमने डेवलप्ड कंट्री को देखा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चल रहा है और हमारे कंट्री के हिसाब से हमने मॉडिफाई करके लिया है।
तो हम लोग ने सेलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया, तो हमारी फिलॉसफी भी है और ये जो क्रिटिसिज्म है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी उतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि हमने बाकी कंट्री के एक्सपीरियंस को देखते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये एक एडवांटेज की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म है। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म है कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हूबहू सेम है, 1935 एक्ट से रिजेम्बलेंस एकदम सेम टू सेम खाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है। इसके सिमिलर होने का कारण है कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेम किया था 1935 एक्ट, वो बहुत ही डिटेल्ड प्रोविज़न था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया तो एकदम डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि 1935 से 50% रिजेम्बलेंस खा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते। थर्ड क्रिटिसिज्म है अन इंडियन एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये कहा गया कि अन इंडियन है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट और इंडियन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए, अनसुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो बाहर के विदेशों के फॉलो किए गए। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने कमेंट भी किया था, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। That was because our constitution makers were educated that way। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो एजुकेटेड इसी तरह से थे कि वेस्टर्न फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो इसलिए हमें बहुत सारे वेस्टर्न लॉज का इन्फ्लुएंस दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन है और या फिर एंटी इंडियन है या नहीं है। मेरा इस पे ओपिनियन है कि ये एक एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि बेसिक ह्यूमन अर्जेस जो थी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है। फोर्थ पॉइंट है कि एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बोला था कि अन गांधीयन है क्योंकि इसमें गांधी जी की बहुत कम फिलॉसफी है, और सिर्फ हम लोग ये DPSP में देख सकते हैं कि गांधी जी की फ़िलॉसफी दिखती है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कोई भी गांधी की फ़िलॉसफी नहीं दिखती है। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एलिफेंटाइन साइज, मतलब कि बहुत ही लार्ज साइज का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन तो लार्ज था, ये लोगों का क्रिटिसिज्म भी है और ये एक तरह से बेनिफिट भी है, क्योंकि एक एलैबोरेटिव वे में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की कोशिश की गई थी। सिक्स्थ पॉइंट है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स इसलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न ऐसा है कि लीगल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीगल इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, लेमैन, जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर रहा है तो उससे बहुत ही कम समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली लिखा क्या है। ये क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल क्रिएटिविटी से ये और वाइड होते जा रहा है, तो इस कारण से ये सिर्फ एक एडवोकेट का बहुत अच्छा पैराडाइज है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का बहुत ज़्यादा मौका देता है और एक आम आदमी आम जीवन में इतना इंटरप्रिटेशन कर पाना उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।